इंसान ने अपनी बेटी की शादी न करने के नाते और कर्ज अदा न करने के नाते आत्महत्या कर लिया। मान्यवर दीनदयाल जी तो लिखा करते थे कि मुल्क में एक भी भिखारी है तो मुल्क को अपने आप को शर्मिंदा होना चाहिए। कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है। अरे तो मान्यवर, हम तो कहते ही है पूरा समाज हमारा परिवार है। आप तो कहते हो खाली संघ ही परिवार हमारा परिवार है, बाकी तो देश के दुश्मन है, राष्ट्रद्रोही है। मान्यवर, आप तो कहते हो कि जो संघ कार्यालय नहीं आया वो हिंदू ही नहीं हो सकता। कहती है परिवार ही हमारा समाज। और मान्यवर, इनके इतिहास में जिन्ना है, औरंगजेब है, किसके परिवार में क्या है। लेकिन ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है लोग हैं, अशोक जी आऊंगा। लेकिन जिस परिवारवाद की बात चल रही, आरिफ मोहम्मद जी, लगता है कि लगातार परिवारवाद वाले मुद्दे को लेकर के आप लोगों पर कई बार सवाल उठते हैं और जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए आलोक जी, अभी आप ईवीएम की बात कर रहे थे। हम थोड़ा सा उस पर आपसे बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर। ये ईवीएम अगर बनारस में पकड़ी लोगों ने, वहां पर जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने पकड़ी, तो ईवीएम में चुनाव आयोग को और उत्तर प्रदेश में बैठे हुए चुनाव अधिकारी और वहां के डीएम और कमिश्नर को तो सबसे पहले ये सफाई देते हुए देखना चाहिए कि ईवीएम की मशीन को निकाल करके एक किसी एक्सपर्ट को बुला करके उसको चेक कराते, क्या उसका बटन दबा करके देखते कि उसमें कमल का फूल है या ममता बनर्जी का चुनाव चिन्ह है, उसमें क्या है, क्यों नहीं स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। ये एक बिल्कुल सरासर बेईमानी उत्तर प्रदेश के अंदर इसलिए हो रही है कि वो मोदी जी 3 दिन वहां पर ठहरे हुए थे और ये चाह रहे हैं कि मोदी का गढ़ जो है वो ये सही सलामत रहे, पूरे देश के अंदर ये हो जाए कि मोदी जो है, मोदी 3 दिन वहां पर रात में ठहरे हुए थे और 3 दिन में उन्होंने पूरे बनारस को बना लिया। एक सिस्टम को लेकर के बात हो रही है, इस पर मैं चाहूंगा अभिषेक राज जी आपकी भी टिप्पणी। नहीं, एक सेकंड आलोक जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं अभिषेक जी के पास अपनी बात पूरी करिए। आप जो परिवार नहीं, आप जो परिवारवाद की बात ये कह रहे हैं, मैं को लेकर के जवाब दीजिए। जी नहीं, मैं उस परिवारवाद की बात मैं कह रहा हूं कि किस दल में परिवारवाद नहीं है, आप बताइए। जिस घर में आज 40 साल से 20 साल से पॉलिटिक्स होती चली आई है, उनका बेटा भी उस क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो परिवारवाद कैसे नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं है क्या, आप बताइए। ये जो परिवारवाद की बात बार बार करते हैं, ये राजनाथ सिंह जी का क्या है। परिवारवाद, विकासवाद, और अब इस सब बात से हम थोड़ा सा ऊपर उठ करके बात करें तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। मैं ईवीएम को लेकर के बात करूं, अभिषेक जी। अध्यक्ष नहीं होगा बेटा जी, हमारे यहाँ बेटा मुख्यमंत्री नहीं होगा, बेटा मंत्री हो सकता है, नहीं होगा, मंत्री होगा, मंत्री। अरे मुख्यमंत्री होते हुए तो आपने रोक दिया राजनाथ सिंह जी को। उनका भी तो बेटा था। किस तरीके से दल बदल के लोग आए, जो भी प्यार से मिला, मुख्यमंत्री नहीं होगा। एक बात पेट से ही राजनाथ नहीं होगा, पेट से ही राष्ट्रीय नहीं होगा। सर किसने किसको रोका, बहुत कुछ उनमें परिवारवाद नहीं है। अभिषेक जी परिवारवाद ले लूं, सबको बोलने का मौका दीजिए। पार्टी के मेंबर नहीं है। अभिषेक जी, जिस ईवीएम को लेकर के अब आप लोग कितना विपक्ष के साथ, और आप लोग किस तरीके की मांग करते हैं जिस तरीके से मामले सामने आए। जी देखिए, ऐसा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण के लेके जा रहे थे और तमाम बातें बताई जा रही प्रशासन द्वारा, देखिए ये सारे काम जो है आपको चुनाव के पहले सारे काम करने चाहिए थे। और जहां तक अभी की बात है, अगर इस तरीके की कोई आशंका उठ रही है और इस तरीके की अगर कोई घटना हो रही है तो वो जस्टिफाई करना सरकार को सामने आकर उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी को आकर इस पर बात करनी चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, सबसे पहली बात। जहां तक देखिए परिवारवाद की बात रही, मैंने जैसे आपसे परसों भी कहा था डिबेट में कि देखिए परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी जितिन प्रसाद को, अगर आरपीएन सिंह को अपनी पार्टी में ले लेती हैं तो परिवारवाद खत्म हो जाता है, वरना वो परिवारवादी रहते हैं। मैंने उदाहरण दिया था जेपी नड्डा साहब का परसों। जेपी नड्डा साहब की धर्मपत्नी जो है, उनकी माताजी सांसद थी, उनके पिताजी वाइस चांसलर थे बिहार में और संघ से जुड़े हुए थे। तो इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उसी फील्ड में आएंगे और ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा कि मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत कुछ जनता के ऊपर भी छोड़ दीजिए, हम लोग यहां पर डिबेट में बैठ करके निर्णय नहीं लेंगे या डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होंगे। अब मैं अशोक पांडे जी आपके पास आ रहा हूं, आज की डिबेट का बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैंने विपक्ष को ईवीएम को लेकर के तमाम सारे सवालों के जवाब जिस तरीके से लेने की कोशिश की, सबने ये कहा अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दीजिएगा किस तरीके से, और अब आप लोग किस तरीके से
स्पष्टीकरण देंगे? इस सवाल का जवाब जरा मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, आपको बता दें, हाँ। कल हल्ला मचा, जिस तरह का बयान अखिलेश यादव ने दिया कि आप लोग सड़क पे निकले, ये लोकतंत्र का अंतिम चुनाव है, इस तरह की भाषा बोल के जिस तरह से उन्होंने हिंसा भड़काने का प्रयास किया, ये दुर्भाग्यजनक था। सर, ये मेरा सवाल नहीं है। आरिफ जी, आप ईवीएम ले जाकर के बदलेंगे, लोकतंत्र की हत्या तो आप कर रहे हैं, आप ईवीएम को बदलेंगे। अगर अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह दिया तो आपको बहुत बुरा लग गया, और आप ईवीएम को लेकर के हर जहां जहां पर ईवीएम मशीन कमरे में वहां पर गड़बड़ी कर रहे हैं। लखनऊ में आपने आप लखनऊ में आरओ को सस्पेंड किया, क्यों किया? कहीं ना कहीं गड़बड़ी उसकी रही है, ताला टूटा हुआ दिखाई दिया, पेशकश दिखाई दिया, प्लास दिखाई दिया। ये लोकतंत्र की हत्या आप नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बड़े लोकतंत्र को आप मान रहे हैं। चुनाव आयोग कहा गया, चुनाव आयोग तो चुप बैठा हुआ है, चुनाव आयोग तो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, वो कोई रिएक्शन ले ही नहीं रहे हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो चुनाव आयोग करने को तैयार हो रहा है। ये तो आज अच्छा रुकिए, किसी भी संवैधानिक संस्था पर, किसी भी संवैधानिक संस्था पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। रुद्र जी, मैं किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं आऊंगा। मेरा मकसद ये है कि मैंने शुरुआत में कहा था, रुद्र जी, मैं इस सवाल का जवाब जरा आपसे चाहूंगा। हम संवैधानिक संस्था पर सवाल किसी तरीके का नहीं उठा सकते, ना ही हम उठा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के स्पष्टीकरण की अगर मैं बात करूं तो स्पष्टीकरण वाकई में सरकार को कहना चाहिए। देखिए, ये प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के पास है, चुनाव आयोग के पास है। हालांकि 1 घंटे पहले अवनीश अवस्थी जी ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने सारे मामलों को स्पष्ट करते हुए बताया है कहां कहां पे किस तरह की खामियां थी या किस तरह का भ्रम की स्थिति थी, और ये करना जरूरी था। अगर मुख्य विपक्षी दल या मुख्य विपक्षी गठबंधन की तरफ से ये आरोप आ रहे हैं तो ये आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं कि प्रशिक्षण की ईवीएम थी तो भी अगर भ्रम है तो ये आपकी कमी है। आप कहां हो रहा है, आपको नाम बता देते हैं कि हम वहां मशीन लेकर के जा रहे हैं, आपको भी नहीं बता रहे हैं। आपको भ्रम की स्थिति हटानी होगी, ये जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह संस्थाओं पर सवाल उठने लगेंगे तो आगे आने वाले चुनावों पे खतरा मंडरा जाएगा। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, जहां पे जो सवाल उठे उसको उसी जगह पे उत्तर देना चाहिए, और ऐसा उत्तर देना चाहिए जो लोगों को समझ में आए। जी दीपक जी, जो भी जवाब दिए जा रहे हैं लगातार, या यूं कहें कि बचाव की तरफ से जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो फिर यह भ्रम दूर कैसे होगा? बड़ा सवाल। और कोशिश मेरी यही है कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति आने वाले समय में ना हो, या आने वाले चुनावों में ना हो। इसलिए मेरा यह सवाल पूछना आपसे। देखिए, जिन्हें संवैधानिक ताकत मिली हुई है, कुर्सी मिली हुई है कि भ्रम को दूर करें, दरअसल वही भ्रम फैलाने में लगे हैं। तो इसलिए, लेकिन फिर भी समय के साथ सारा भ्रम दूर होगा, और कल भाजपा की हार से भी कई भ्रम दूर हो जाएंगे। और मैं हमारे साथी चुनाव विश्लेषक बड़े रुद्र जी वास्तव में इन्होंने बहुत गंभीरतापूर्वक देखा है। मैं इन्हें बताना चाहूँ, इनके माध्यम से सबको बताना चाहेंगे कि कल पहले बैलेट पेपर की ही गणना हो, जिम्मेदारी पूर्वक हो। और शिवपाल जी ने आज ट्वीट भी किया है, पत्र भी लिखा है और बयान भी दिया है कि पहले बैलेट पेपर की गिनती हो, और कार्यकर्ता हमारे इस पे नजर रखें। कार्यकर्ता माने उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता। अच्छा, जिस तरीके से अब एक और बात बता दूं, सर, मैं आपसे एक बात, अरे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मानव परिवारवाद थोड़ा आगे भी जब हो ही गया है तो सुन लीजिए। कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, दरियाओं की दावेदारी किया करो। श्रीमान मोहन भागवत जी यदि श्री मधुकर राव भागवत जी के पुत्र न होते तो आरएसएस के प्रमुख नहीं होते। इनसे वरिष्ठ 4 लोग थे, वो नहीं बने। ये क्यों बने? इसलिए कि वो मधुकर राव भागवत जी के पुत्र हैं। वह मधुकर राव भागवत जी जिन पर नरेंद्र मोदी जी ने पुस्तक लिखी है, जो आडवाणी जी के संरक्षक थे। बाकी पीयूष गोयल जी को सब जानते हैं, इनके पिता कौन थे। अरे मान्यवर जी ठीक है, तो परिवारवाद पे भाजपा को बोलने का नैतिक हक नहीं। जी चलिए, ये अब पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी फोरम में डिसाइड करेगा कि उनके प्रवक्ता क्या कुछ बोलते हैं। यहां पर हम बैठ के या विपक्षी दलों का नेता या प्रवक्ता डिसाइड नहीं करेगा। अभिषेक जी, कुल मिलाकर के जब भ्रम को लेकर के बात आ रही है, जब ईवीएम को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, सरकार की तरफ से बराबर बयानबाजी हो रही है, जवाब दिया जा रहा है, फिर भी अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो सवाल यह कि ये भ्रम आखिर दूर होगा तो कैसे होगा? देखिए, तो सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है, जो संस्थाएं हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि 2014 के बाद से
जिस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है, पहले चुनाव आयोग का एक धमक होती थी, चुनाव आयोग की जब चुनाव हुआ करते थे, मगर आज जिस तरीके से वन साइडेड कार्रवाई करी जा रही है कि भाई केवल विपक्ष के जो नेता हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई करनी है और सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं और चुनाव आयोग मूक दर्शक बन के बैठा रहता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता के बीच में एक परसेप्शन जाएगा और इस तरीके की बातें उठेंगी। क्योंकि देखिए, तभी इस तरीके की चीजें होती हैं जब कहीं पे नाइंसाफी हो रही होती है, और नाइंसाफी हुई, जिसका चुनाव आयोग का काम है कि स्पष्टीकरण आके दे, इस मुद्दे पे आके बात करनी चाहिए। काउंटिंग के एक दिन पहले अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है, चिंताजनक है, कुछ ना कुछ गोलमाल है उसमें जी। और सरकार की चलिए, अगर जवाबदेही गोलमाल बनती है। ना भी हो तो चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर होनी चाहिए। आरिफ जी, लगातार जब इस सवाल को विपक्ष उठा रहा है तो सत्ता पक्ष की तरफ से यह जवाब भी दिया जा रहा है कि ये एग्जिट पोल्स जो आए हैं उनकी ये बौखलाहट है साफ तौर पर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए आलोक जी, हाँ। एग्जिट पोल जो आया है वो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, जो इस तरह का एग्जिट पोल लेकर के ही आए हैं, वरना एग्जिट पोल और सत्यता में बहुत जमीन अच्छा, ये आसमान का बात फर्क तब भी है। आती जब आपके पक्ष में आते, जब नतीजे तब भी आप यही कहते। नहीं, हाँ। हम अपने पक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है। मैं देखिए, मैं तो इनके हाँ, पक्ष की बात हाँ। कर रहा हूं। अच्छा, आप ये बताइए क्यों ना ये नहीं, आप ये सवाल नहीं के बदले नहीं सवाल साहब, ना करिए, ये हाँ। लाजमी बात है, सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए। अब आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप ये बताइए कि 39-40% पर इन्होंने पिछली बार सरकार बनाया, और आज ये कह रहे हैं कि 46 से हम पहुंच करके हम 48 तक हम पहुंचे जा रहे हैं। आप ये बताइए 5 साल में इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया है? नौजवान नौकरी के लिए परेशान है, आपने सारी चीजें आपके हक में नहीं है। और सुहेल देव राजभर, ओम प्रकाश राजभर का परसेंटेज घटा, मतलब ये समाजवादी की तरफ जुड़ा, और आप इसको उछाल करके भारतीय जनता पार्टी में आप बढ़ाए दे रहे हैं। कहां से आपके पास जुड़ रहा है, मैंने नहीं समझ में। आप 40-45 की बात कर रहे हैं, यहां पर लगातार 80 और 20 की बात की जा रही है कि 80-20 तो साहब देखिए, वो तो इनका, ये तो लोकतंत्र की हत्या, इनकी 80-20 की बात करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे, कौन कितनी बात कर रहा है, लेकिन अब मैं आ रहा हूं की बात करेंगे। ये तो हमेशा, अशोक जी, नहीं आलोक जी, ये हमेशा लोकतंत्र की 5 साल इन्होंने हत्या की अपने सरकार में, और आज ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी। इनसे ये पूछिए कि इन्होंने लोकतंत्र की हिफाजत कहां किया इस 5 साल के अंदर। आज पूरा प्रदेश परेशान है, चाहे वो नौजवान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, किसान हो। आपने किसानों को लेकर के लोकतंत्र की हत्या आपने किया है, आपको उनकी बात सुननी चाहिए थी। चलिए, अब मैं अशोक जी, अब आपने अपनी बात रख ली ना। मैं ये बता रहा हूं, हाँ, आप ये देखिए, आज ये राशन दे रहे हैं गरीबों को। हाँ। राशन देने के बाद इनका प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी उनका क्यों प्रधानमंत्री करते हैं? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे क्या कह रहे हैं? ठीक है। अरे नहीं सर, सुनिए एक सेकंड में आप ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि मैंने आपको राशन दिया फ्री में, आप नमक अदा करिए। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ये बात होनी चाहिए साहब? आप, एक दैवी आपदा हिंदुस्तान के अंदर आई, पूरी दुनिया के अंदर आई, आपने सरकारी तंत्र से, सरकारी पैसों से आप गरीबों को खाना दे रहे हैं। आपको इस तरीके के अहंकार की बात राशन को लेकर के आपको नहीं करना चाहिए था। यह भी एक लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं। अच्छा अशोक पांडे जी, अब आप बताइए कि आपने तमाम सारे, आप लोकतंत्र के मामले पर भी जवाब दीजिए, बेरोजगारों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, किसानों को लेकर के, इतने सारे सवालों के जवाब पूरा मौका मैं आपको दे रहा हूं सर जी। देखिए किसान आंदोलन था, और देखिए किसान भाइयों के खातों में सीधे प्रधानमंत्री योजना का पैसा पहुंच रहा था, बिचौलिया कोई नहीं था। उत्तर प्रदेश में बिजली आना एक खबर थी, हमारी सरकार में बिजली जाना एक खबर महंगी बिजली है जो अखिलेश जी ने बिजली 300, हरियाणा में सस्ती सुन बिजली लीजिए पहले, सरकार बोलिए मत, अब सुनिए सस्ती की आपने। उसके बाद ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा जिसने उन तीनों कानून को वापस लिया, बड़ा हृदय दिखाया, कमर तोड़ने के लिए ले आए ये कानून, आपने वापस करके कोई एहसान किया क्या यहाँ की किसानों के ऊपर? हमने गन्ना, चीनी, अरे यार झूठ बोलना बंद कर दीजिए, काम कर रहे थे। उत्तराखंड में, पंजाब में आप सुनिए, आप किसानों की हत्या कर रहे हैं। कभी झूठ नहीं बोलते, हमने गन्ना किसानों का बढ़ाया दिया, हमने सपा सरकार से 8 गुना जाना धान की खरीद की है, और उत्तर प्रदेश में हमने
80 करोड़ हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को कोरोना संक्रमण काल धान में के किसी अन्न देने सेंटर का पर काम आपने किया। जाकर के देखा ये कि हंसी खरीदारी उड़ाते हो रही है कि नहीं थाली हो रही है? बजवाते हैं। ये डिबेट पर बैठ करके आप बोल रहे हैं, ग्राउंड हम थाली लेवल पर बजवा आप चले रहे थे आते। तो उसी थाली में हमने वैक्सीन परोसा, उसी वैक्सीन का इन लोगों ने विरोध किया। अरे आज वैक्सीन यूपी जो है सबसे आजादी ज्यादा के बाद से वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में लग चली गया। आ रही है। उत्तर पोलियो का प्रदेश अगर की ड्राफ्ट न जनता बना होता आजादी इस के बाद बात को तो मोदी जानती जी, है शाह जी, कि योगी जी, जिसने ये काम सब किया लूले लंगड़े पैदा और होते रही साहब। जिन्ना आप की ये ना बात, कहिए कि आज आपने तो बनाया जिन्ना है। का नाम भाजपा ने नहीं वैक्सीन लिया, आप दे रहे हैं तो एहसान बल्कि कर रहे हैं आप। अखिलेश आप यादव किसान- ने ये तो राष्ट्र के पैसे से है, राष्ट्र के सम्मान के पैसे में टैक्स क्या के पैसे से आप वैक्सीन दे रहे हैं, तो आप किस बात की वाहवाही आप अच्छा दे रहे हैं? अशोक जी आपने जो भी चीजों का जिक्र किया, जो भी योजनाओं का जिक्र किया, और दीपक जी भी साफ तौर पर कह रहे वो पैसा वो राष्ट्र का पैसा है। लोगों का जी धर्म के नाम जरा पर मैं हत्यारा सुनिएगा, ठीक है, मैं दीपक जी की भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। दीपक जी, वो राष्ट्र का पैसा है, वल्लभ भाई पटेल से किया था। ठीक है सर, हमने सुनिए जिन्ना का दीपक जी को नाम भी नहीं सुनिए। लिया था। अरे जिन्ना के अरे अनुसार तो ठीक है, आप अब जिन्ना को बताइए, चुनाव के पहले का मुद्दा है, थोड़ा हम आगे की बात लेते हैं, ठीक है सर। चलिए दीपक जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। दीपक जी को सुनिए आप जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये कहना कि हमने दिया, भारत के प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। वह तो राष्ट्र का पैसा था, उन्हें राष्ट्र ने प्रधानमंत्री इन्हीं कामों के लिए तो बनाया है, इसलिए थोड़ी बनाया है। हम और क्या कर रहे हैं कि हमारा था। अरे आप तो बार बार कह रहे हैं उसी थाली में हेलो हम लोग। अब यही देखिए, एक मिनट नहीं सुनिए सर, देखिए, एक मिनट, अरे दीपक जी कैसे लेंगे? देखिए, पहली बात तो सर एक एक करके बोलिए, जब मैं सबको बराबर से मौका दे